हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स का एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। इस एक वीडियो में आपको मैं हर एक लाइन एनसीईआरटी के एक्सप्लेन कर दूंगा, प्लस आपको एनसीईआरटी के हाइलाइट्स भी मिल जाएंगे। साइड में आपको जितने भी इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी देखने को मिल जाएंगे, और इन दोनों चीज़ों का आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं और इनका आप यूज़ कर सकते हैं नोट्स बनाने में और फ्यूचर में रिविजन करने में। हम सीधे इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पिछले दो चैप्टरों में हमने बात करी है कि 600 बीसी से लेकर 600 सी के टाइम पीरियड में क्या क्या अलग अलग पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल चेंजेस हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आए थे। इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं कि कैसे अलग अलग फिलोसोफर्स, उनकी फिलॉसफी डेवलप हुई, अलग अलग रिलीजियस लीडर्स डेवलप हुए, इन्होंने हमारे पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को कैसे इन्फ्लुएंस किया, इनकी क्या थिंकिंग थी, इनके बारे में हम बात करेंगे। हमारा मेन फोकस होगा बुद्धिज़्म के ऊपर, लेकिन इसके अलावा भी जो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बाकी ट्रेडिशंस थे, बाकी जो चीज़ें हो रही थी, सारी कल्चरल एक्टिविटीज़ हम देखने वाले हैं। मेनली हम बात करेंगे जो हमें बुद्धिस्ट, जैन और ब्राह्मणिकल टेक्स्ट मिले हैं, इनके थ्रू। इसके अलावा जो हमें इंस्क्रिप्शंस और मॉन्यूमेंट्स मिले, उनको भी हम देखने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में। सबसे पहले इस चैप्टर में हमें एक बॉक्स देखने को मिल रहा है। शाहजहां बेगम भोपाल की एक रूलर थी। इनकी ऑटोबायोग्राफी से ये एग्जर्प्ट है। ये बता रही हैं कि कैसे सांची पे इन्होंने विजिट किया। भोपाल के नॉर्थ ईस्टर्न साइड से थोड़ा सा दूर एक विलेज है सांची, जहाँ पे हमें बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स देखने को मिले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये लोकेशन है। यहाँ पे इन्होंने और इनके साथ कनिंगम ने विजिट किया। इन्होंने बताया कि कनिंगम ने यहाँ पे काफ़ी टाइम स्पेंड किया, यहाँ पे रिसर्च वगैरह करी। जितने भी मॉन्यूमेंट्स देखने को मिल रहे हैं उनमें इनका काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था। सिर्फ कनिंगम नहीं, बाकी जो यूरोपियंस थे 19वीं सेंचुरी में हमारे यहाँ, इनका भी सांची के जो स्तूपा मिले उनमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था। यहाँ का एक ईस्टर्न गेटवे था जो कि वेल प्रिजर्व था काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे। तो इसको फ्रेंच जो थे उन्होंने परमिशन मांगी शाहजहां बेगम से कि इसको हमें आप ले जाने दो, हम अपने फ्रांस में लेके जाएंगे, वहाँ पे इसको प्रिजर्व करके रखेंगे, म्यूजियम में रखेंगे। ऐसा ही इंग्लिशमैन जो हमारे ब्रिटिशर्स थे ये भी बोलते थे कि भाई हमें लेके जाने दो, हम अपने जगह पे बढ़िया इसको म्यूजियम में रख के संभाल के रखेंगे। तो हमारी शाहजहां बेगम ने बोला भाई ये तो हम नहीं दे सकते, आप इसके प्लास्टर कास्ट कॉपीज़ लेके चले जाइए। एट द एंड ये लोग मान गए, कॉपीज़ लेके चले गए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन लीडर्स का डिसीजन मेकिंग थी। यहाँ पे दो लीडर्स हैं, हमारे भोपाल की एक रूलर शाहजहां बेगम और इनकी जस्ट सक्सेसर सुल्तान जहां बेगम। इन दोनों ने जो डिसीजंस लिए, जो काम किया इस साइट को प्रिजर्व करके रखने में, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। जॉन मार्शल का भी नाम हम पहले सुन चुके हैं। जॉन मार्शल ने भी काफ़ी टाइम यहाँ पे स्पेंड किया। सांची पे इन्होंने अपनी बुक्स लिखे और इन बुक्स को उन्होंने सुल्तान जहां बेगम को डेडिकेट किया। क्यों किया? क्योंकि इन्होंने यहाँ पे म्यूजियम फंड किया, इन्होंने यहाँ पे गेस्ट हाउस बनवाया ताकि वहाँ पे मार्शल रुक सके, अपनी रिसर्च कर सके, अपने वॉल्यूम्स लिख सके। इसलिए जब वॉल्यूम्स इन्होंने लिख लिए तो उन्होंने एट द एंड सुल्तान जहां बेगम को ये डेडिकेट किए, और सुल्तान जहां बेगम ने इनको पब्लिश करवाने में भी मॉनेटरी सपोर्ट दिया, इनको फंड किया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन बेगम्स ने। तो एक चीज़ तो हो गई कि भाई ये जो सांची का स्तूपा है ये आज भी इसलिए सर्वाइव करता है क्योंकि इन लीडर्स ने काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए। ये दोनों बेगम समझती थी कि इसको प्रिजर्व करके रखना क्यों इंपॉर्टेंट है, इसकी वैल्यू ये समझती थी। दूसरी चीज़ की थोड़ी किस्मत भी है यार। हो सकता है कि कोई रेलवे कॉन्ट्रैक्टर आता, कोई बिल्डर आता, कोई यूरोपियन आता, इसको यहाँ से तोड़ के चले जाता या फिर उठा के अपने घर लेके चले जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इसलिए भी ये सर्वाइव करता है और आज की डेट पे ये एज अ प्रूफ स्टैंड करता है कि जो हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है इसने भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम यहाँ पे किया है इसको प्रिजर्व करके रखने के लिए। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ज़रूर आया होगा कि जो सांची के स्तूपा की हम बात कर रहे हैं, मॉन्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं, क्या थे ये, क्या थी इनकी इंपॉर्टेंस, क्यों इनको बनवाया गया था, किसने बनवाया था, इनसे हमें क्या देखने को मिलता है। ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। एक और चीज़ आपके दिमाग में ये भी आता होगा यार कि जो क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड करता हूँ काश इनके आंसर्स भी मिल जाते तो कितना अच्छा होता। चिंता मत करिए, इनके लिए हमने पहले ही एक वीडियो निकाल दी है, हमारी फंसना पक्का है सीरीज, जिसके सारे क्वेश्चंस फंसते हैं एग्जाम्स में। तो एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन देखने के बाद फंसना पक्का है सीरीज को भी ज़रूर देख लीजिएगा। सांची के जो स्तूपा हमने डिस्कवर किए, सांची में जो हमें मॉन्यूमेंट्स मिले, ये बुद्धिज़्म से रिलेटेड थे। और जैसे ही हमने इनकी डिस्कवरी करी हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली बुद्धिज़्म को स्टडी करने में। इनके थ्रू हमें बहुत कुछ पता चला बुद्धिज़्म और उनकी थिंकिंग के बारे में, जो इस चैप्टर में हम पूरा देखने वाले हैं। तो सीधे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक नंबर 2 के ऊपर। मिड फर्स्ट मिलेनियम बीसी को वर्ल्ड हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट बोला जाता है। वही टाइम पीरियड 5th 6th सेंचुरी बीसी का। इस टाइम पे अलग अलग लीडर्स का बर्थ हुआ,
ज़राथुस्त्र, कॉन्गजी, सॉक्रेट्स, प्लाटो, अरिस्टोटल, महावीर, हमारे इंडिया में महावीर और गौतम बुद्ध। और इन लोगों ने पूरे वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस किया अपनी थिंकिंग से, अपनी फिलॉसफी से। इन लोगों ने अलग अलग क्वेश्चन को आंसर करना चालू किया कि हमारा इस वर्ल्ड में एग्जिस्टेंस क्यों है, हमें कैसे लाइफ जीना चाहिए, हमारा इस यूनिवर्स के साथ क्या कनेक्शन है। इस चैप्टर में हम उसी टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं जिसके हम पिछले 2 चैप्टर से बात करते आ रहे हैं। हमने पहले देखा है कि क्या इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चेंजेस आ रहे थे। अब हम इन लीडर्स के बारे में बात करेंगे। ये जो लीडर्स थे, इन चेंजेस को भी सोसाइटी में जो आ रहे थे उनको भी ये लोग समझते थे, उनको भी ये लोग एक्सप्लेन करते थे कि क्या चेंजेस हैं, क्यों आ रहे हैं, कैसे हमें अपनी लाइफ जीना चाहिए। तो सीधे बात करते हैं। पहले बात करेंगे जो पुराने प्री एग्जिस्टिंग ट्रेडिशंस थे उनके बारे में। हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बुद्धिज्म और जैनिज्म तो बहुत बाद में आया। उसके पहले से हमें वैदिक ट्रेडिशंस देखने को मिलते हैं। इनके बारे में हमें ऋग्वेद से पता लगता है, जिनको 1500 से लेकर 1000 BC के बीच में कंपाइल किया गया था। इसमें हमें अलग अलग डाइटीज़ के लिए हिम्स देखने को मिलते हैं। अग्नि के लिए, इंद्र के लिए, सोम के लिए, इनके लिए हिम्स यानी कि प्रेयर्स वगैरह, इनकी प्रेयर्स में प्रेयर्स वगैरह इसमें लिखे हुए हैं। इनको चांट किया जाता था सेक्रीफाइसेस वगैरह परफॉर्म करते समय। सेक्रीफाइसेस क्यों किए जाते थे? कैटल के लिए, सन के लिए, गुड हेल्थ के लिए, लॉन्ग लाइफ के लिए, वेल्थ के लिए। इनिशियली जो हमें सेक्रीफाइसेस देखने को मिलते हैं वो कम्युनिटीज़ मिलके कराया करती थी, लेकिन फिर 1500 BC के बाद से इंडिविजुअल्स, हाउस होल्ड का जो हेड है, वो अपने घर के लिए भी सेक्रीफाइसेस कराने लगे। और हमें जो किंग्स हैं और चीफ्स हैं, ये लोग भी सेक्रीफाइसेस कराया करते थे। ये काफ़ी बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस किया करते थे, बड़े बड़े यज्ञ करवाया करते थे, राजसूया, अश्वमेध। ये अपने हाउस होल्ड के लिए, अपने अपने फैमिली के लिए, रॉयल फैमिली के लिए, अपने किंगडम के लिए ये लोग यज्ञ वगैरह कराया करते थे। और ये सारे रिचुअल परफॉर्म करवाने के लिए ब्राह्मण प्रीस्ट को हायर किया जाता था। वैसे इस टाइप के जो बॉक्सेस होते हैं ना, यहाँ पे ऋग्वेद का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जो प्रीस्ट होते थे वो सेक्रीफाइसेस के टाइम पे क्या चांट्स किया करते थे। ये मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, इसमें एक्सप्लेन करने का कुछ भी नहीं है। प्लस ये आपको कभी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कि बताओ भाई क्या वो बोलते थे। नहीं, आप चाहें तो पॉज करके इसको एक बार पढ़ सकते हैं। हम हमारे चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। 6th सेंचुरी BC के बाद से काफ़ी सारे चेंजेस हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आ रहे थे। उपनिषद जो इस टाइम के बाद लिखे गए थे, उसमें भी हमें देखने को मिलता है कि अब नए आइडियाज़ को डिस्कस किया जा रहा है कि लाइफ का क्या मीनिंग है, लाइफ आफ्टर डेथ कुछ होती है या नहीं होती है। रीबर्थ के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया गया है। रीबर्थ में क्या हमारे पास्ट जो एक्शन है उसके बेसिस पे रीबर्थ होता है। इस तरीके के अब नए क्वेश्चन सोसाइटी में इमर्ज होने लगे थे। जो हमारे थिंकर्स डेवलप हो रहे थे वो भी इन क्वेश्चंस को एक्सप्लोर कर रहे थे, उनको आंसर करने की कोशिश कर रहे थे। तो हमें सोसाइटी में अब क्या देखने को मिला है कि जो पुराने ट्रेडिशंस थे, जो पुराने बिलीव्स थे, उनको माना नहीं जा रहा था, बल्कि नए क्वेश्चन इमर्ज हो रहे थे, नए बिलीव्स इमर्ज हो रहे थे। जो ब्राह्मणिकल अथॉरिटी थी, जो वैदिक ट्रेडिशन थे, कई बार इनको चैलेंज भी किया जाता था। जो ब्राह्मणिकल थिंकिंग थी, उनका जो ऑर्डर था उसको चैलेंज किया जाता था। जो सेक्रीफाइसेस वगैरह परफॉर्म किए जा रहे हैं उनको क्वेश्चन किया जा रहा था, ये सही है या नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं बुद्धिस्ट टेक्स्ट की। बुद्धिस्ट टेक्स्ट में हमें काफ़ी सारे डिस्कशंस और डिबेट्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे 64 सेक्ट्स को मेंशन किया गया है, यानी कि 64 डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स। बुद्धिज्म में अलग अलग टीचर्स थे। इन टीचर्स की अपनी अपनी फिलोसफीज थी, अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग थी इस वर्ल्ड की, जो ये लोग एक दूसरे को एक्सप्लेन भी किया करते थे। ये जो टीचर्स हैं ये अलग अलग जगह पर ट्रैवल किया करते थे और अपनी जो फिलॉसफी है, अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है, बाकी टीचर्स को भी और जो ले पर्सन यानी कि जो ऑर्डिनरी सिटीजन है उनको भी एक्सप्लेन किया करते थे। ये जो डिबेट्स और डिस्कशंस हैं ये 2 जगह पर होते थे। पहली जगह है कुटागरशाला, बेसिकली एक हट जिसका पॉइंटेड रूफ होता था, यहाँ पे हो जाते थे। या फिर ग्रव्स में ये जो मेंडिकेंट्स हैं यानी कि जो ये मंक्स हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह चला करते थे, ट्रैवल करते थे। तो जहाँ पे भी ये फॉरेस्ट वगैरह में रुकते थे वहीं पे ये लोग डिबेट्स और डिस्कशंस कर लिया करते थे। अब ये जो 64 सेक्ट्स हैं यानी कि 64 अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट्स की बात की गई है, ऐसा नहीं था कि इनकी जो फॉलोइंग है वो फिक्स थी। मान लेते हैं इस टीचर ने दूसरे टीचर्स को एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे इन टीचर की एक्सप्लेनेशन है, जो फिलॉसफी है वो ज़्यादा अच्छी है, और ये लोग कन्विंस भी हो गए। तो अब इन 2 जो टीचर्स हैं, इनके जितने भी डिसाइपल्स हैं, जितने भी फॉलोअर्स हैं, वो इनके डिसाइपल्स बन जाएंगे। तो इसलिए जो ये जो सेक्ट्स हैं इनकी फॉलोइंग कभी भी बढ़ सकती थी, कभी भी छोटी हो सकती थी। बहुत सारे इन टीचर्स ने, इंक्लूडिंग महावीर और हमारे गौतम बुद्ध, इन्होंने वेदास की अथॉरिटी को चैलेंज किया, जो ब्राह्मणिकल पॉइंट ऑफ व्यू था उसको चैलेंज किया। ब्राह्मणिकल थिंकिंग में हमने देखा था कि आपके जेंडर से, आपके बाय बर्थ डिसाइड हो जाएगा कि आपका स्टेटस क्या होना चाहिए सोसाइटी में। लेकिन अब इन नए थिंकर्स का कहना था कि नहीं, इंडिविजुअल एजेंसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि आपके क्या एक्शंस हैं उससे डिटरमिन होगा कि आपको ये जो वर्ल्डली एग्जिस्टेंस के जितने भी सॉरोज हैं, जितने भी पेन है, जितने भी प्रॉब्लम है, उनसे फ्रीडम मिलेगा या नहीं। तो ये लोग अब इंडिविजुअल एजेंसी पे फोकस कर रहे थे।
अब ये जो हम बात कर रहे हैं गौतम बुद्ध की टीचिंग्स की, अलग अलग टीचर्स के टीचिंग्स की, इनको ये लोग ओरली टीच किया करते थे, ओरली डिस्कशंस वगैरह हुआ करते थे। गौतम बुद्ध की लाइफ टाइम के कई सालों बाद इनकी जितनी भी टीचिंग्स वगैरह थी इनको कंपाइल किया गया था त्रिपिटका में, जिसमें अलग अलग कंटेंट को डिवाइड कर दिया गया था। विनय पिटका में सारे रूल्स और रेगुलेशंस जो थे मंक्स के लिए, जो इनके संघ ज्वाइन करते थे, उनके जितने भी रूल्स वगैरह थे उनको लिख दिया गया था। सुत्ता पिटाका में गौतम बुद्ध की जितनी भी टीचिंग्स थी उसको लिखा गया था। अभिधम्मा पिटाका में फिलोसफिकल मेटा का जो कंटेंट था उसको डाला गया था। तो ये हो गया। इसके अलावा जब ये हमारा बुद्धिज्म अलग अलग जगहों पे फैला, श्रीलंका में, चाइना में गया, तो यहाँ से भी हमें ऐसे टेक्स्ट देखने को मिलते हैं जिनके थ्रू हमें इनकी टीचिंग्स के बारे में, इनकी फिलोसफीज़ के बारे में पता लगता है, हमें बायोग्राफीज़ देखने को मिलती है। फिर हमने बात करी थी कि अलग अलग टीचर्स थे, उनकी अलग अलग थिंकिंग थी। उसका एक एग्जांपल इस बॉक्स में दिया हुआ है। यहाँ पे आपको कॉन्वर्सेशन देखने को मिलता है जिसके थ्रू हमें दो ग्रुप्स के बारे में पता चलता है। एक है फैटलिस्ट, जिनका मानना है कि जितनी भी चीज़ें हो रही हैं ऑल द थिंग्स आर प्री डिटर्मिन्ड। मटीरियलिस्टिक वो ग्रुप है, मटीरियलिस्ट, जिनका मानना था कि स्पिरिचुअल गाइडेंस से कोई भी चीज़ नहीं हो रही है, सारी चीज़ों को हम साइंटिफिकली फिजिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग टीचर्स थे, वो अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग होल्ड करते थे और एक्सप्लेन करते थे। अब हम बात करते हैं पहले जैन फिलोसफी के बारे में। जैसे ही जैनिज्म टर्म आता है सबसे पहला दिमाग में आपके नाम आएगा महावीर जी का। महावीर जी का बर्थ हुआ था 6th सेंचुरी BC में। इनका बाय बर्थ नेम था वर्धमान। लेकिन ऐसा नहीं है कि जैन फिलोसफी इनके बाद आई, इनके पहले से ही हमारे नॉर्थ इंडिया में जैन आइडियाज़ जो हैं वो स्प्रेड हो चुके थे। ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग इनके पहले 23 टीचर्स आ चुके थे। टीचर्स को जैनिज्म में तीर्थंकर बोला जाता है। ये बेसिकली बाकी मैन एंड वुमेन को गाइड करते थे कि स्पिरिचुअल जर्नी में आपको कैसे आगे बढ़ना है, कैसे आप जो वर्ल्ड के जो साइकिल्स हैं, लाइफ और बर्थ का जो साइकिल है, उससे खुद को फ्री कर सकते हो। हम जैन थिंकिंग के इंपॉर्टेंट आइडियाज़ को देख लेते हैं। सबसे पहले हर एक चीज़ एनिमेटेड है, यानी कि स्टोन्स, रॉक, वाटर, हर एक चीज़ में लाइफ है। आपको किसी भी लिविंग बीइंग को इंजर नहीं करना है, हार्म नहीं करना है, चाहे ह्यूमंस हो, एनिमल्स हो, प्लांट हो, इंसेक्ट हो, किसी को भी नहीं, इंटेंशनली किसी को हार्म नहीं करना है। जैन थिंकिंग में अहिंसा की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इस कॉन्सेप्ट में इंडियन फिलोसफी को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट किया है। जैन थिंकिंग के अकॉर्डिंग ये जो साइकिल है बर्थ का, डेथ का, रीबर्थ का, ये आपके खुद के कर्म से डिटरमिन होता है। अगर आपको ये जो हमारा कर्म का जो साइकिल है, यानी कि बर्थ, डेथ, रीबर्थ का जो साइकिल है, इससे खुद को फ्री करना है तो असेटिसिज्म और पेनेंस का रास्ता आपको चूज करना पड़ेगा। ये जो टर्म्स है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आंसर लिखने को आएगा तो आपको यही टर्म्स यूज़ करने पड़ेंगे। मैं आपको इनको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपने अपने जैन दोस्तों से सुना होगा कि वो बहुत सारी चीज़ों का त्याग कर देते हैं, यानी कि असेटिसिज्म। इनका कहना है कि आपको एक सिंपल लाइफ जीनी है, एक मंक की लाइफ जीनी है। आपको जितने भी वर्ल्डली प्लेजर्स हैं उनको रेनाउंस करना पड़ेगा। और पेनेंस, यानी कि आपको सेल्फ डिसिप्लिन रखना है, खुद को पनिश करना है, फास्टिंग वगैरह रखना है। यही रास्ता है खुद को इस कर्मा की साइकिल से फ्री करने का। जैन फिलोसफी के अकॉर्डिंग आप इस वर्ल्ड के जो प्लेजर्स हैं उनको होल्ड नहीं कर सकते। आपको एक मोनिस्टिक लाइफ जीनी पड़ेगी, एक मंक की तरह आपको रहना पड़ेगा। इन प्लेजर्स को आपको रिनाउंस करना पड़ेगा। सेल्वेशन अगर आपको चाहिए तो ये वो रास्ता उन्होंने बताया। सेल्वेशन यानी कि मोक्ष अगर आपको चाहिए, इन प्रॉब्लम से आपको फ्रीडम चाहिए, साइकिल से आपको फ्रीडम चाहिए, तो ये रास्ता आपको फॉलो करना पड़ेगा। जितने भी जैन मंक और नन्स होते हैं वो 5 वाउस लेते हैं। टू एब्सटेन फ्रॉम किलिंग, यानी कि हम किसी को मारेंगे नहीं, किसी भी चीज़ को हार्म नहीं करेंगे, स्टील नहीं करेंगे, कुछ भी चुराएंगे नहीं, कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे। टू ऑब्जर्व सेलिबसी, यानी कि सेक्सुअल रिलेशंस नहीं रखेंगे किसी के साथ। टू एब्सटेन फ्रॉम पोजेसिंग प्रॉपर्टी, यानी कि कोई भी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेंगे। 6th सेंचुरी BC के बाद जैनिज्म भी काफ़ी जगहों पे स्प्रेड होने लगा और बुद्धिज़्म की तरह जैनिज्म में भी हमें काफ़ी सारा लिटरेरी वर्क देखने को मिलता है। प्राकृत, संस्कृत, तमिल लैंग्वेजेस में हमें इनके टेक्स्ट देखने को मिले हैं अलग अलग जगहों पर। जो इन तीर्थंकर्स के डिवोटीज होते थे, इनके भी हमें कई स्टोन स्कल्पचर्स देखने को मिले जो इन्होंने बनवाए थे। तो ये हमें पूरे सब कॉन्टिनेंट में मिले हैं जिनके थ्रू हमारी जो जैन अंडरस्टैंडिंग है वो पूरी डेवलप हुई है। अब जो हमारे गौतम बुद्ध थे, ये वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल टीचर्स में से एक थे। इनके जो मैसेजेस थे वो सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट तक नहीं बल्कि आगे भी काफ़ी स्प्रेड हुए। सेंट्रल एशिया से चाइना, कोरिया, जापान तक, श्रीलंका से म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया तक, और आज की डेट में भी इनका जो इन्फ्लुएंस है पूरे वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा है। अब क्वेश्चन ये आता है कि गौतम बुद्ध की टीचिंग्स के बारे में हमें पता कहाँ से चलता है। तो एक सोर्स तो हमने पहले ही काफ़ी डिस्कस कर लिया है, जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है हमारे, इनको हमने कलेक्ट किया है, ट्रांसलेट किया है अलग अलग लैंग्वेजेस में और एनालाइज किया है गौतम बुद्ध की टीचिंग्स के बारे में फाइंड करने के लिए। दूसरे है हमारे पास
हेजियोग्राफीज। अब हेजियोग्राफीज क्या होते हैं? जो सेंट्स होते हैं, रिलीजियस लीडर्स होते हैं, इनके डिसाइपल्स होते हैं, और ये डिसाइपल्स टेक्स्ट लिखते हैं अपने लीडर्स के लिए, जिसमें हमें हमेशा एक्यूरेट डिटेल्स तो देखने को नहीं मिलती है, ज़्यादातर हमें प्रेजेस देखने को मिलते हैं, तारीफ देखने को मिलती है। लेकिन इससे हमें क्या समझ में आता है कि जो फॉलोअर्स हैं ये अपने लीडर्स को किस तरीके से देखा करते थे, उनके काफ़ी सारे मैसेजेस भी हमें इनमें देखने को मिल जाते हैं। गौतम बुद्ध के बारे में भी हमें इनसे काफ़ी कुछ पता चलता है। ये जो ज़्यादातर टेक्स्ट की बातें हमने करी है, चाहे वो हमारे पिटाकास हो गए, चाहे वो हमारे हेजियोग्राफीज हो गए, ये गौतम बुद्ध के टाइम पीरियड के बाद लिखे गए थे। कई तो सेंचुरीज लेटर लिखे गए थे, इनकी मेमोरीज को, इनके टीचिंग्स को, इनकी फिलॉसफी को प्रिजर्व करके रखने के लिए। इन टेक्स्ट से हमें गौतम बुद्ध की जो लाइफ है उसके बारे में भी पता चलता है। एट बर्थ इनको सिद्धार्थ नेम किया गया था। ये साक्या क्लैन के एक चीफ के सन थे। अब सिंस ये एक चीफ के सन थे, इनकी जो अपब्रिंगिंग थी काफ़ी ज़्यादा शेल्टर्ड थी। इनको लाइफ के हार्श रियलिटीज़ जो थे, हार्श साइड था, वो ज़्यादा देखने को नहीं मिला था, क्योंकि इनको प्रोटेक्ट करके रखा गया था हार्डशिप से। लेकिन एक दिन उन्होंने अपने चैरिटियर से बोला, चलो भाई सिटी में लेके चलो। सिटी में जब ये गए, इन्होंने वर्ल्ड, आउटसाइड वर्ल्ड को जब देखा, तो इनको काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग एक्सपीरियंस हुआ। इन्होंने हार्डशिप्स को पहली बार देखा। इन्होंने एक ओल्ड मैन को देखा, एक सिक मैन को देखा, एक डेड बॉडी को देखा, और ये देख के इनको रियलाइजेशन हुआ कि ये जो ह्यूमन बॉडी है, इसका डिस्ट्रक्शन, इसकी डेथ इनेविटेबल है, इसको हम रोक नहीं सकते। फिर इन्होंने एक होमलेस मेंडिकेंट, एक होमलेस बेगर को भी देखा, और इन्होंने देखा कि इसने जो नेचुरल चीज़ें हैं लाइफ की, चाहे ओल्ड एज हो, चाहे सिकनेस हो, डिसीज हो, डेथ हो, इनको एक्सेप्ट कर लिया है और पीस को फाइंड कर लिया है। तो सिद्धार्थ को लगा कि मुझे भी यही रास्ते पे निकलना चाहिए, मुझे भी लाइफ का जो ट्रुथ है उसको फाइंड करना है। तो इन्होंने अपने पैलेस को, अपने घर को छोड़ दिया और ट्रुथ फाइंड करने के लिए निकल पड़े। अपने एक्सप्लोरेशन के जर्नी पे इन्होंने इनिशियली बॉडीली मॉडिफिकेशन यानी कि एसेटिसिज्म का रास्ता यूज़ किया। इन्होंने बॉडी को हार्डशिप्स दिखाए, फिजिकल और मेंटल सफरिंग्स दिखाए, जिसमें नियर डेथ एक्सपीरियंस भी इन्होंने एक बार किया। ऑलमोस्ट इनकी डेथ होने वाली थी। फिर इनको समझ में आया कि जो एक्सट्रीम मेथड्स हैं एसेटिसिज्म के, ये सही नहीं है। इन्होंने मेडिटेशन करना चालू किया, और कई दिनों तक मेडिटेट करने के बाद फाइनली इनको इनलाइटमेंट अटेन हो गया। इसके बाद से इनको द गौतम बुद्ध या फिर द इनलाइटेड वन कहलाया जाने लगा। और इसके बाद अपनी बाकी की ज़िंदगी इन्होंने धम्मा को टीच किया, जो राइटियस लिविंग का पाथ है उसको लोगों को टीच किया, अपने जो एक्सपीरियंस है, अपने जो नॉलेज है उसको लोगों के साथ शेयर किया। जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि सुत्ता पिटाका में गौतम बुद्ध की टीचिंग्स मेंशन की गई हैं। हमें बहुत सारी स्टोरीज देखने को मिलती हैं जिनके थ्रू हमें गौतम बुद्ध की टीचिंग्स के बारे में पता चलता है। कुछ स्टोरीज बताती हैं कि इनके पास मैजिकल पावर्स थी, कुछ स्टोरीज बताती है कि नहीं, गौतम बुद्ध चमत्कार नहीं किया करते थे, लोगों को कन्विंस करने का काम करते थे। अपने लॉजिक से, अपने इस वर्ल्ड की अंडरस्टैंडिंग से लोगों को दिखाते थे कि इस वर्ल्ड की रियलिटीज़ क्या हैं, उनको समझाते थे। इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है कि एक विमेन आती है गौतम बुद्ध के पास अपना ग्रीफ लेके कि मेरा चाइल्ड की डेथ हो गई है। तो गौतम बुद्ध चमत्कार करके उनके चाइल्ड को जिंदा नहीं कर देते, बल्कि उनको समझाते हैं कैसे जो डेथ है ये इनेविटेबल है, एक ना एक दिन सबकी डेथ आनी है। ज़्यादातर जो हमें स्टोरीज देखने को मिली है ये ऑर्डिनरी सिटीजन की लैंग्वेजेस में देखने को मिली है। इसका रीज़न यही था कि जो जनरल मास था वो इस ट्रेडिशन को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन कर रहा था। पहले हमने जैन फिलोसफी देखी थी, अब हम देखेंगे बुद्धिस्ट फिलोसफी। दोनों फिलोसफीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, और यहाँ पे जितने भी टर्म्स आएंगे आपको एज इट इज़ याद करके आंसर में लिखने पड़ेंगे। जो वर्ल्ड है ये ट्रांजिएंट है, इसमें कोई भी चीज़ परमानेंट नेचर की नहीं है, हर एक चीज़ कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है। ये सोललेस वर्ल्ड है, यहाँ पे इस वर्ल्ड में ऐसे कोई भी चीज़ नहीं है जो इटर्नल है या फिर परमानेंट नेचर की है। अगर आप एक ह्यूमन है तो आपकी लाइफ में सॉरो यानी कि दुख आएगा ही आएगा, इससे आप बच नहीं सकते। अगर आपको वर्ल्डली ट्रबल्स से फ्री होना है तो आपको पिनेंस और सेल्फ इंडल्जेंस के बीच का एक मॉडरेट पाथ को चूज करना पड़ेगा। इन दोनों टर्म्स को मैं आपको समझा देता हूँ। सीवियर पिनेंस भी अच्छा नहीं है, यानी कि बॉडी को पनिश करना, हार्डशिप्स दिखाना, फिजिकल और मेंटल पेन देना। सीवियर लेवल पे, एक्सट्रीम लेवल पे ये भी सही नहीं है। और एक्सट्रीम लेवल पे सेल्फ इंडल्जेंस यानी कि सारे डिज़ायर्स को बिना किसी कंट्रोल के फुलफिल करते जाना, ये भी सही नहीं है। इन दोनों के बीच का एक मॉडरेट पाथ आपको चूज करना पड़ेगा, तभी आप वर्ल्डली ट्रबल से फ्री कर पाओगे खुद को। और इनिशियल फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म में, जब बुद्धिज्म स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे गॉड एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं,
इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई थी, इस पे ज़्यादा डिस्कशन हमें देखने को नहीं मिलता है। गौतम बुद्ध का कहना था कि जो सोशल वर्ल्ड है, जो सोशल स्ट्रक्चर है, ये हमने क्रिएट किया है, ये डिवाइन ओरिजिन का नहीं है। इसलिए जितने भी पावरफुल फिगर्स हैं, फॉर एग्जांपल किंग्स हैं, गहापतीज हैं, इनको ह्यूमेन और एथिकल रहना चाहिए। गौतम बुद्ध बोलते थे कि अगर आपके जो भी सर्वेंट्स हैं, उनको उनकी स्ट्रेंथ के हिसाब से आप काम दीजिए, उनको खाना खिलाइए, उनको एज ह्यूमन आप ट्रीट करिए। इंडिविजुअल एफर्ट्स अगर हम लगाते हैं तो हम जो सोशल जो हमारे रिलेशंस हैं उनको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये डिवाइन नेचर का नहीं है, ये अनचेंजेबल नहीं है। गौतम बुद्ध इंडिविजुअल एजेंसी को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे कि आप में खुद में वो कैपेसिटी है कि अगर आप सही पाथ को चूज करते हो, राइटियस एक्शन करते हो, तो आप ये जो बर्थ रीबर्थ का साइकिल है उससे एस्केप कर सकते हो और आप सेल्फ रियलाइजेशन और निब्बना अटेन कर सकते हो। निब्बना क्या होता है? बुद्धिज्म में जो अल्टीमेट गोल है उसको हम बोलते हैं कि एक पीसफुल स्टेट जो आपने स्पिरिचुअल रास्ते पे चलने के बाद अटेन करिए, उसको आप अटेन कर सकते हो। आपको अपना ईगो पूरा खत्म करना पड़ेगा, डिजायर्स खत्म करने पड़ेंगे, इस वर्ल्ड को रिनाउंस करना पड़ेगा। गौतम बुद्ध के लास्ट वर्ड्स थे, बी लैम्प्स अनटू योरसेल्फ एज ऑल ऑफ यू मस्ट वर्क आउट योर ओन लिबरेशन। यहाँ पे यही इंडिविजुअल एजेंसी की बात कर रहे हैं कि खुद के लिए आप सही पाथ चूज करिए और लिबरेशन अटेन आप खुद के एफर्ट से कर सकते हो। अब धीरे धीरे गौतम बुद्ध के जो डिसाइपल्स थे वो नंबर में काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगे, तो इन्होंने संघ फॉर्म कर लिया। संघ टर्म हम पहले भी देख चुके हैं ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। पहले हमने बात किया था कि जो सेम ऑक्यूपेशन वाले लोग थे वो संघ फॉर्म कर लेते थे। अब यहाँ पे जो गौतम बुद्ध के फॉलोअर्स थे उनका ये संघ था। यहाँ पे जितने भी मॉन्क्स आते थे वो धीरे धीरे यहाँ पे आने के बाद धम्मा के टीचर्स बन जाते थे। ये बहुत सिंपलिस्टिक लाइफ जीते थे, सिर्फ वही चीज़ें पोजेस करते थे जो सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल बोल, जिसमें अपना खाना रिसीव किया करते थे ऑर्डिनरी सिटीजन से। लेटी यानी कि ऑर्डिनरी सिटीजन जो नॉन मंक पॉपुलेशन है उनसे ये लोग खाना मांगते थे एज भिक्खूज, और इसलिए इनको भिक्खूज भी बोला जाता था। तो इस तरीके की सिंपलिस्टिक लाइफस्टाइल ये लोग जिया करते थे, खाना भी मांग के खाते थे। इनिशियली सिर्फ मैन को संघ ज्वाइन करने में परमिशन मिली थी, लेकिन फिर आनंदा, ये गौतम बुद्ध के वन ऑफ द डियरेस्ट डिसाइपल्स में से एक थे, आनंदा एक मैन थे, इन्होंने परसुएड किया कि विमेन को भी एंट्री मिलना चाहिए। जिसके बाद महाप्रजापति गौतमी, जो कि गौतम बुद्ध की फॉस्टर मदर थी, ये पहली भिक्खुनी बनी। अब फॉस्टर मदर क्या होता है? गौतम बुद्ध की जो रियल मदर थी उनकी बहुत जल्दी डेथ हो गई थी, जिसके बाद महाप्रजापति गौतमी ने गौतम बुद्ध को रेज किया था, तो ये उनकी फॉस्टर मदर थी। अब जितनी भी विमेन संघ को ज्वाइन करती थी इनमें से बहुत सारी लेटर टीचर्स ऑफ धम्मा बन जाती थी और इसके बाद कई थेरीज भी बन जाती थी, यानी कि वो रिस्पेक्टेड विमेन जिन्होंने लिबरेशन यानी कि निर्वाणा को अटेन कर लिया है। गौतम बुद्ध की जो फॉलोअर्स थे वो काफ़ी अलग अलग सोशल कैटेगरीज से भी आते थे। किंग्स, वेल्दी मैन जो एलीट क्लास हैं, गहापतीज वगैरह, ये तो इनके फॉलोअर्स बन नहीं रहे थे। इनके साथ ही वर्कर्स, स्लेव्स और क्राफ्ट्स पर्सन जिनका जो स्टेटस था इनसे कंपैरेटिवली नीचे था, ये भी इनके फॉलोअर्स बन रहे थे और काफ़ी ह्यूज अमाउंट में बन रहे थे। एक बार आप संघ को ज्वाइन कर लेते हैं उसके बाद आप सब भिक्खूज और भिक्खुनीज हैं। आपका पहले सोसाइटी में क्या स्टेटस था, क्या आप करते थे, कुछ मैटर नहीं करता, अब आप सब इक्वली ट्रीट किए जाएंगे। संघ की जो वर्किंग थी, इंटरनल फंक्शनिंग थी, वो गन्स और संघास के जो ट्रेडिशंस थे उनके हिसाब से चलती थी कि भाई अगर हमें कोई भी डिसीजन लेना है तो हम मिल के डिस्कशन करेंगे और एक कंसेंसस पे, एक अग्रीमेंट में आने की कोशिश करेंगे। अगर एक अग्रीमेंट नहीं बन पाता है तो सबका वोट ले लेंगे भाई कि क्या करना है। ये जो बुद्धिज्म था बुद्धा के लाइफ टाइम पे तो स्प्रेड हो ही रहा था, उनकी डेथ के बाद भी काफ़ी स्पीड से स्प्रेड होता चला गया। इसके बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे पहले तो जो पुराने ट्रेडिशंस सोसाइटी में चल रहे थे वो काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटरी थे, लोग उससे डिससेटिस्फाइड थे, इसलिए वो यहाँ पे ज्वाइन कर रहे थे। दूसरी चीज़, यहाँ पे आपका किस सोशल कैटेगरी में बर्थ हुआ है उससे कोई भी चीज़ डिटरमिन नहीं हो रही है, बल्कि मेनली इस चीज़ से डिटरमिन हो रही है कि आपके क्या एक्शंस हैं, आपकी क्या वैल्यूज़ हैं। ये भी लोगों को अट्रैक्ट कर रही थी। लोग कन्फ्यूज थे, इतने सारे सोसाइटी में चेंजेस हो रहे थे, वो लोग भी यहाँ पे ज्वाइन करते चले जा रहे थे। यहाँ पे मेरा यानी कि आपकी जो अपने आसपास के लोगों की तरफ एम्पैथी है, आपका जो कंपैशन है, उसको ज़्यादा एम्फेसिस दिया जा रहा था। ये बोला जा रहा था कि आपसे जितने भी यंग लोग हैं, आपसे जितने भी वीक लोग हैं, उनको आपको काफ़ी काइंडली, काफ़ी अच्छे से ट्रीट करना है। ये सारी चीज़ें लोगों को अट्रैक्ट कर रही थी बुद्धिज्म की तरफ, और इसलिए बुद्धिज्म की जो ग्रोथ थी वो काफ़ी स्पीड से हो रही थी। अब इस चैप्टर में यहाँ तक हमने बुद्धिज्म फिलॉसफी को देख लिया है, हमने टेक्सचुअल एविडेंसेस की काफ़ी बात कर ली है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, बुद्धिस्ट आइडियाज़ ऐसे थे जो ब्राह्मण, जैन और बाकी ट्रेडिशन के इंटरेक्शन के साथ इमर्ज हुए थे, जो हमें टेक्स्ट में देखने को नहीं मिलते हैं। ये हमें समझ में आते हैं
सेक्रेट जो लोकेशंस हैं उनकी स्टडी के साथ। तो हम बात मेनली करने वाले हैं स्तूपास की, जो बुद्धिज्म में काफ़ी ज़्यादा बनवाए जा रहे थे। ये प्रैक्टिस बहुत पुरानी है कि कुछ प्लेसेस को सेक्रेट समझा जाता था। सिर्फ बुद्धिज्म में नहीं, इनके पहले भी लोग इस चीज़ को फॉलो कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल स्पेशल ट्रीज या फिर कोई रॉक्स या फिर कोई नेचर ब्यूटी की कोई साइट, इनको सेक्रेट समझा जाने लगा था। हमें देखने को मिलता है कि इनके आसपास कई बार श्राइन्स बना दी जाती थी जिनको चैत्यास बोला जाता था। चैत्यास का मीनिंग क्या होता है ये यहाँ पे दिया हुआ है। ये चिता टर्म से आता है विच मीन्स फ्यूनरल पाया, जिसपे आप डेड बॉडी को रखते हो। जब हम बुद्धिज्म से रिलेटेड बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं फ्यूनरी माउंट की। बेसिकली अर्थ के ऊपर एक ऐसा अर्थ का माउंट बना दिया जाता था। इसके बारे में हम और आगे डिटेल में बात करने वाले हैं। बुद्धिस्ट लिटरेचर में हमें चैत्यास की मेंशनिंग देखने को मिलती है। बहुत सारी सेक्रेड प्लेसेस जो बुद्धिज्म में थी वो बुद्धा की लाइफ से एसोसिएटेड थी। फॉर एग्जांपल लुम्बिनी एक काफ़ी सेक्रेड जगह जहाँ पे गौतम बुद्ध का बर्थ हुआ था। फिर बोध गया जहाँ पे उन्होंने इनलाइटमेंट अटेन किया। फिर सारनाथ जहाँ पे उन्होंने पहला सरमन, पहली स्पीच अपनी दी। और कुशीनगरा जहाँ पे उन्होंने निब्बना को अटेन किया। अब ये टर्म सुन के आपको एक कन्फ्यूजन ज़रूर हुआ होगा कि इनलाइटमेंट में और निब्बना में अंतर क्या होता है। इनलाइटमेंट गौतम बुद्ध का तब हुआ था जब उनकी स्पिरिचुअल जर्नी इनिशिएट हुई थी, उन्होंने स्पिरिचुअल अवेकनिंग को अटेन कर लिया था। लेकिन जो निब्बना होता है वो स्पिरिचुअल जर्नी का एंड पाथ होता है कि अब स्पिरिचुअल जर्नी इनकी खत्म हो चुकी है, जो रीबर्थ के साइकिल है उससे ये फ्री हो चुके हैं। तो एट द एज ऑफ अराउंड 80 इन्होंने निब्बना को अटेन किया था। इनकी बॉडी की डेथ हो गई थी और इन्होंने निब्बना अटेन कर लिया था। निब्बना को डेथ से भी कंफ्यूज मत करिएगा। डेथ एक अलग चीज़ है, ये बॉडी के लेवल पे हो रही है, और निब्बना जस्ट इसका ऑपोजिट कॉन्सेप्ट है कि अब डेथ, रीबर्थ, बर्थ से ये फ्री हो चुके हैं। तो ये इनका स्पिरिचुअल जर्नी का एक एंड गोल है, जिसको हम अल्टीमेट गोल बोलते हैं बुद्धिज्म में। अब ये जो जगहें थी गौतम बुद्ध से एसोसिएटेड थी, इसलिए धीरे धीरे सेक्रेट बन गई। अप्रोक्सीमेटली गौतम बुद्ध के 200 टाइम पीरियड के 200 ईयर्स लेटर अशोका ने लुम्बिनी में पिलर बनवाया, ये मार्क करने के लिए कि उन्होंने यहाँ पे विजिट किया था। अब ये सिर्फ 4 जगहें नहीं थी जो बुद्धिज्म में सेक्रेट मानी जाती हैं, इनके अलावा भी काफ़ी जगहें हैं। बुद्धा की डेथ के बाद उनके जो रेलिक्स थे, जो उनके बॉडीली रिमेन्स हो गए, और भी जो ऑब्जेक्ट्स थे जो इनसे एसोसिएटेड थे, इनको अलग अलग जगह पर बैरी किया गया और वहाँ पे अर्थ के ऊपर माउंट्स बनवाए गए जिनको हम स्तूपास बोलते हैं। ये जो स्तूपा बनवाने का ट्रेडिशन है ये बुद्धिस्ट ट्रेडिशन नहीं है, इनके पहले से ये चला आ रहा था, लेकिन इसको हम अक्सर बुद्धिज्म से एसोसिएट करते हैं क्योंकि बुद्धिज्म में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ और इसकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पे देखी जाती है। बुद्धा के जो रेलिक्स थे वो यहाँ पे बैरी किए गए। तो ये जितनी भी जगहें थी जहाँ पे भी स्तूपास बनवाए गए थे, इनकी इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा, इनको सेक्रेड माना जाने लगा और ये बुद्धा और बुद्धिज्म का एक एम्बलम, एक सिंबल बन गए। इनको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाने लगी, इनको वर्शिप किया जाने लगा, इनको रिवर किया जाने लगा। अशोकवादना एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, इसमें बताया गया कि अशोका ने बुद्धा के जो रेलिक्स थे उनको अलग अलग इंपॉर्टेंट लोकेशंस पे भेजा, इंपॉर्टेंट टाउन्स पे भेजा, वहाँ पे उनको बैरी करवाया, उनके ऊपर स्तूपास बनवाए। टाइम पीरियड क्या था, हम पिछले 2 चैप्टर से बात कर रहे हैं, 6th सेंचुरी BC से लेकर 6th सेंचुरी CE तक की। तो इसी टाइम के बीच में 2nd सेंचुरी BC तक बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्तूपास हैं, इंक्लूडिंग भारत, सांची और सारनाथ, ये ऑलरेडी बन चुके थे। अभी जो स्तूपास हैं इनके रेलिंग्स और इनके पिलर्स में हमें टेक्स्ट और इमेजेस भी देखने को मिल जाती हैं। इनसे हमें कई बार इनके डोनेशंस के बारे में पता चल जाता है कि कौन कौन डोनेट किया करता था इनको बनवाने के लिए। तो किंग्स, गिल्ड्स की हमने बात करी थी, इंडिविजुअल्स, ये सभी लोग अलग अलग डोनेशंस किया करते थे। किंग्स में सतवानास का अच्छा एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है। आइवरी वर्कर्स का एक गिल्ड था जिन्होंने एक गेटवे बनवाने के लिए डोनेशंस किया था। ऐसे ही बहुत सारे विमेन और मैन दोनों ही डोनेट किया करते थे। और कई बार हमें इनका ऑक्यूपेशन, ये कहाँ से आते हैं, इनके कौन रिलेटिव्स हैं, ये सारी भी डिटेल देखने को यहाँ पे मिल जाती है। जो भिक्खूज और भिक्खुनीज होते थे वो भी कंट्रीब्यूट किया करते थे इनको बनवाने के लिए। अब हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो स्तूपास है इनका स्ट्रक्चर कैसा होता था। इनिशियली स्तूपास बस अर्थ के ऊपर सेमी सर्कुलर माउंट्स बना दिए जाते थे, फिर धीरे धीरे इनको काफ़ी ज़्यादा एलेबोरेट किया जाने लगा, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फीचर्स भी इनमें ऐड किए जाने लगे। इन माउंट्स को अंडा बुलाया जाने लगा था। फिर इसके बाद इसके ऊपर एक हर्मिका बना दी जाती थी। हर्मिका जिसको अबोर्ड ऑफ गॉड्स बोलते हैं, यानी कि गॉड का रेसिडेंस यहाँ पे होता था। हर्मिका के ऊपर एक पोल लाइक स्ट्रक्चर बनाया जाता था, एक वर्टिकल स्ट्रक्चर जिसको यष्टि बोला जाता है, और इस यष्टि के ऊपर अम्ब्रेला या छतरी सरमाउंट कर दिया जाता था। तो ये हो गया हमारा बेसिक, हमारे जो स्तूपास है उनका स्ट्रक्चर। इसके अलावा स्तूपास के अराउंड रेलिंग्स बनाई जाती थी। इन रेलिंग्स का काम है
इस सेक्रेड स्पेस को, जो सेकुलर वर्ल्ड है, इस स्पिरिचुअल स्पेस को बाकी नॉन स्पिरिचुअल सेकुलर वर्ल्ड से सेपरेट करना। जो अर्ली स्तूपास हमें देखने को मिलते हैं, फॉर एग्जांपल सांची के और भारत के, वो हमें काफ़ी सिंपल देखने को मिलते हैं। हालांकि यहाँ पे भी कुछ फीचर्स हैं, यहाँ पे जैसे कि स्टोन रेलिंग जो कि एक वुडन या फिर बाम्बू फेंस के जैसे लगती है। इसके अलावा चारों कार्डिनल पॉइंट्स यानी कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में गेटवेज बनाए गए थे, 4 गेटवेज, इनको भी कार्व किया गया था। और इनमें से क्या होता था, वर्शिपर्स ईस्टर्न गेटवे से आते थे, अपने राइट हैंड साइड में माउंट को रख के क्लॉकवाइज इसका मोशन में सर्कल में वॉक किया करते थे। तो ये बेसिकली जो सन का मूवमेंट होता है ईस्ट से वेस्ट, उसको इमिटेट करने की कोशिश थी। तो ये हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसके बाद जो लेटर फेजेस में स्तूपास बनाए गए थे, फॉर एग्जांपल हमारे अमरावती में या फिर शाहजी की डेरी पेशावर में पाकिस्तान में, यहाँ के जो स्तूपास हैं, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स थे। इनको डेकोरेट करने का काम काफ़ी ज़्यादा किया गया था, इनको काफ़ी ज़्यादा एलेबोरेटली कार्व किया गया था। यहाँ पे नीशेस और स्कल्पचर्स ऐड किए गए थे। नीशेस यानी कि एक वॉल है, उसमें आपने हॉलो कर दिया थोड़ा स्पेस, ताकि वहाँ पे आप इमेजेस या स्कल्पचर्स वगैरह को रख सको, और स्कल्पचर्स भी यहाँ पे ऐड किए गए थे। तो हमें देखने को मिलता है जैसे जैसे इनका जो ट्रेडिशन आगे बढ़ता गया, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स ये लोग बनाने लगे थे। यहाँ इस इमेज में आप सांची के स्तूपा का स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर कि जो सांची का स्तूपा मिला वो हमें अच्छी कंडीशन में मिला, लेकिन अमरावती का स्तूपा सर्वाइव क्यों नहीं कर पाया। हर एक स्तूपा की अपनी एक हिस्ट्री होती है। एक हिस्ट्री की हमने बात कर ली कि कैसे इनको अलग अलग बनाया गया था, एक दूसरी हिस्ट्री आती है कि कैसे इनको अलग अलग हमने डिस्कवर किया, उसकी हम बात कर लेते हैं। 1796 में एक लोकल राजा थे जिनको एक टेम्पल बनवाना था, तब इनको मिला हमारा स्तूपा ऑफ अमरावती। इन्होंने यहाँ पे देखा भाई क्या है, ये पहाड़ जैसा स्ट्रक्चर है, इन्होंने यहाँ के स्टोन स्लैब्स वगैरह उठाए, इन्होंने बोला चलो हम अपने टेम्पल में यूज़ कर लेंगे, और अगर यहाँ पे कुछ ट्रेजर वगैरह बैरी किया होगा तो वो भी हमें मिल जाएगा। मजाक बना दिया हमारे अमरावती के स्तूपा का। फिर आते हैं कॉलिन मैकेंजी, कुछ सालों बाद इन्होंने यहाँ पे सारे स्ट्रक्चर्स को देखा, यहाँ के ड्राइंग्स वगैरह किए, रिपोर्ट्स वगैरह बनाए, लेकिन इन रिपोर्ट्स को कभी भी पब्लिश नहीं किया गया। 1854 में वॉल्टर एलियट जो कि गंतूर के कमिश्नर थे, वो यहाँ आते हैं। इनको भी यहाँ के स्टोन स्ट्रक्चर्स वगैरह मिले, इन्होंने अमरावती के स्ट्रक्चर्स वगैरह देखे, इनको थोड़ा स्टडी किया और इनको अच्छे लगे होंगे, ये मद्रास लेके चले गए। फिर से मजाक बना दिया गया। ये जो स्टोन स्लैब्स थे जो मद्रास में हमें मिले, उनको नाम रखा गया था एलियट मार्बल्स, इनके नाम पे। एलियट को यहाँ का जो वेस्टर्न गेटवे था उसके भी रिमेन्स मिले, और इसको देख के इन्होंने बोला कि जितने भी बुद्ध स्तूपास हैं उनका वन ऑफ द मोस्ट मैग्निफिसेंट और सबसे बड़ा स्ट्रक्चर ये अमरावती वाला है, ये जिसको इन्होंने इधर उधर लेके चले गए थे। 1850s तक जो अमरावती के स्टोन स्लैब्स थे वो सारे इंडिया में और बाहर तक इधर उधर भटक रहे थे। कुछ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कलकत्ता पहुंचे, कुछ पहुंचे इंडियन ऑफिस ऑफ मद्रास, कुछ लंदन तक भी पहुंच गए थे। तो इस टाइम तक ये बहुत कॉमन हो गया था कि लंदन में या फिर इंडिया में किसी बंगलों में ब्रिटिश ऑफिसर के गार्डन में सजाने के लिए ये इतने इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स को ले जाया करते थे और रख दिया करते थे। मजाक पूरा बना चुके थे। हर एक जो ब्रिटिश ऑफिशियल आता था वो यही काम करता था कि साइड से इन स्टोन स्लैब्स को देखता था कि भाई कितने प्यारे लग रहे हैं, कितना प्यारा इनमें कार्विंग्स वगैरह किया गया है, चलो हम अपने घर में लगा लेंगे। और क्योंकि पुराने ऑफिशियल्स भी यही कर रहे होते थे तो इनको भी लगता था कि भाई हम भी क्यों ना करें। फिर फाइनली एक आते हैं एच कोल। इन्होंने पहली बार ऐसा बोला कि नहीं, आप ये जो लूट रहे हो एक कंट्री को, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। किसी भी कंट्री को उसकी कल्चरल वेल्थ से लूटना बिल्कुल भी सही बात नहीं है। जो साइट्स हमें मिल रहे हैं उनको हमें वहीं पे प्रिजर्व करके रखना चाहिए। जो म्यूजियम्स वगैरह में आप रखना चाहते हो वहाँ पे आप प्लास्टर कास्ट फैसिलिटीज़ को रखिए, अपने घर में आप प्लास्टर कास्ट कॉपीज़ को रखिए, जो ओरिजिनल है उनको उनकी जगह से मत हटाइए। लेकिन ये अपने अथॉरिटीज़ को ये बात नहीं समझा पाए। इनका कहना था कि इन सितु प्रिजर्वेशन कीजिए, कि जहाँ पे मिला है ऑन द स्पॉट वहीं पे प्रिजर्व करके रखा जाए। अमरावती में तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन लकीली सांची में हमने पहले ही इस चैप्टर के बात कर ली थी कि ऐसा ही किया गया था। जहाँ पे हमें स्ट्रक्चर मिला वहीं पे हमने उसको प्रिजर्व करके रखा। तो वाई डिड सांची सर्वाइव वाइल अमरावती डिड नॉट? एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका रीज़न ये है कि जब हमें अमरावती का स्ट्रक्चर मिला तब ये जो स्कॉलर्स थे इस चीज़ को नहीं समझते थे कि कितना इंपॉर्टेंट है इन सितु प्रिजर्वेशन उसका करना। इसलिए जब भी अमरावती में कोई आया, यहाँ के स्टोन स्लैब्स को वो अपने हिसाब से कहीं पे भी लेके चला गया, रियलाइज़ ही नहीं किया कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये स्ट्रक्चर है और कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसको प्रिजर्व करके रखना। लेकिन जब सांची हमने डिस्कवर किया 1818 में, तब हमें पहली चीज़ तो अच्छी कंडीशन में ये मिला था।
3 गेटवे उसके वहीं पे खड़े हुए थे, जो चौथा गेटवे था वो भी वहीं पे उसी जगह पर टूटा हुआ पड़ा हुआ था। तो पहली बात तो कंडीशन अच्छी थी, माउंट की भी कंडीशन अच्छी थी। दूसरी बात, प्रिजर्वेशन के लिए भी हमने सही स्टेप्स लिए। जो हमने बेगम्स की बात की थी उन्होंने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो ये रीजन है कि सांची का स्तूपा तो सर्वाइव कर गया, लेकिन जो अमरावती का महाचैत्य है ये सर्वाइव नहीं कर पाया, इसकी पूरी ग्लोरी को लूट लिया गया। महाचैत्य टर्म हम कब यूज करते हैं? जब हम ये बड़े बड़े इंपॉर्टेंट स्तूपास की बात करें तब हम टर्म यूज करते हैं महाचैत्य। अब एक चीज यहाँ तक हमने देखी है, ये जो यूरोपियंस थे इन स्ट्रक्चर्स को देखते थे और फिर इनको अपने घर अपने म्यूजियम ले जाना चाहते थे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इसके पीछे ये था क्योंकि ये बहुत प्यारे बनाए जाते थे ये स्ट्रक्चर्स, इनमें कार्विंग्स वगैरह बहुत सुंदर की जाती थी। तो अब एक क्वेश्चन तो यहाँ पे बनता है कि क्या इनमें बनाया जाता था, इनमें क्या इमेजेस होती थी, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में कि जो स्टोरी टेलर्स होते हैं वो अपने राजा वाजा के सामने जाते हैं तो स्क्रोल खोलते हैं, फिर उनमें से पढ़ते हैं। अब ये स्क्रोल चाहे पेपर का हो, चाहे क्लॉथ का हो, चाहे किसी भी चीज़ का हो, इनमें कई बार हमें इमेजेस भी देखने को मिलती है और इन पिक्चर्स का काम होता है एक स्टोरी को और अच्छे से रिप्रेजेंट करना। तो वही यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे कई बार इमेजेस में स्टोरीज दिखाई जाती थी और बहुत अलग अलग इनके मीनिंग्स होते थे। फॉर एग्जाम्पल, नीचे एक हमारे सामने एक फिगर दिया हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं कि झोपड़ी वगैरह हैं, लोग हैं, पेड़ वगैरह हैं। इससे आपको ज़्यादा कुछ देख के समझ में नहीं आता, आपको सिर्फ ये चीज़ें दिख जाती हैं। लेकिन जब हमारे हिस्टोरियंस ने इनको स्टडी करना चालू किया तो उन्होंने बताया ये जो नीचे वाला इमेज था ये वसंतरा जटाका से एक स्टोरी का एक सीन है। इस स्टोरी में क्या है, एक बहुत जेनरस प्रिंस होते हैं, वो अपना सारा रिसोर्सेस एक ब्राह्मण को डोनेट कर देते हैं और फिर खुद अपने बच्चों और अपने वाइफ के साथ फॉरेस्ट में जीने लग जाते हैं। तो एक स्टोरी का सीन इसमें दिखाया गया था। तो हमारे हिस्टोरियंस के सामने एक चीज़ बहुत क्लियर थी कि इनको देख के इनका मीनिंग समझना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कई बार मीनिंग अलग अलग जगहों से लिंक करने पड़ते हैं, जैसे कि इसका हमें करना पड़ा। तो हमारे जो हिस्टोरियंस होते हैं वो टेक्सचुअल एविडेंसेस का यूज़ करते हैं इन इमेजेस के पीछे के मीनिंग को समझने के लिए। तो अगर किसी आर्ट हिस्टोरियन को बुद्धिस्ट स्कल्पचर को समझना है तो उसको बुद्धिस्ट हेजियोग्राफीज और टेक्स्ट को भी पढ़ना पड़ेगा। इसका रीज़न क्या सिंपल सा है, इमेजेस कई बार इन टेक्स्ट के साथ लिंक करनी पड़ती है उनके मीनिंग को समझने के लिए। स्कल्प्टर्स हर बार गौतम बुद्ध को नहीं बनाते थे, कई बार सिंबल्स यूज़ करते थे उनको रिप्रेजेंट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ नीचे आप इमेजेस देख सकते हैं, यहाँ पे एक सीट बनाई गई है, ट्री बनाया गया है, लोग वर्शिप कर रहे हैं। यहाँ पे स्तूपा बनाया गया है, लोग वर्शिप कर रहे हैं। यहाँ पे व्हील बनाया गया है। इनको अगर आप सिर्फ इमेजेस को देखेंगे तो आपको मीनिंग नहीं पता चलेगा, लेकिन टेक्स्ट के थ्रू हमें पता चलता है कि जो हमारा एम्प्टी सीट है रिप्रेजेंट मेडिटेशन ऑफ द बुद्धा, स्तूपा रिप्रेजेंट महापरिनिब्बना, व्हील रिप्रेजेंट फर्स्ट सर्मन ऑफ बुद्धा। वैसे अभी तक हमने सिर्फ निब्बना टर्म देखा है, महापरिनिब्बना टर्म नहीं देखा। निब्बना मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, हमारे स्पिरिचुअल पाथ का अल्टीमेट गोल। लेकिन जब ये हमारे गौतम बुद्ध ने अटेन किया तो उसको हम टर्म देते हैं महापरिनिब्बना। यहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आ गया है कि क्यों इन इमेजेस के साथ टेक्स्ट को लिंक करना इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ एक ट्री का स्कल्पचर देख लेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा कि इसका मीनिंग क्या है। आपको गौतम बुद्ध की लाइफ पढ़नी पड़ेगी कि ट्री की कहाँ कहाँ सिग्निफिकेंस थी, कैसे कैसे इसको यूज़ किया जाता है टू सिम्बलाइज इवेंट्स इन गौतम बुद्धास लाइफ। इसलिए हमारे आर्ट हिस्टोरियंस को इन टेक्स्ट को भी पढ़ना पड़ता है और उनको समझना पड़ता है। इसके इस चैप्टर में हम और भी एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं। अब अभी तक हमने उन इमेजेस को देख लिया जिनका हमें बुद्धिस्ट टेक्स्ट के थ्रू इजीली अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है, लेकिन और भी तो इमेजेस हमें मिल रही हैं। फॉर एग्जांपल, ये एक विमेन की फिगर है जो कि एक गेट से हैंग्ड है, एक ट्री को पकड़ी हुई है। इनका तो हमें बुद्धिस्ट टेक्स्ट में कोई मेंशनिंग नहीं मिलती। बुद्धिस्ट टेक्स्ट में तो रेनंसिएशन की बात की जा रही है, यहाँ पे एक ब्यूटीफुल विमेन है। इनका कैसे हम लिंक जोड़ेंगे? तो हमारे हिस्टोरियंस को क्या करना पड़ता है, अलग अलग ट्रेडिशंस भी स्टडी करने पड़ते हैं। इनका हमें लिंक मिला हमारे जो संस्कृत टेक्स्ट है उनके थ्रू। संस्कृत टेक्स्ट में एक कॉन्सेप्ट हमें मिला शालाभंजिका का। एक ऐसी वेमेन है जो जैसे ही ट्री को टच करती है तो उसमें फ्लावर आ जाते हैं, उसमें फ्रूट्स आ जाते हैं। तो ऐसे अलग अलग ट्रेडिशंस को भी हमें स्टडी करना पड़ता है इन इमेजेस को समझने के लिए। ये इमेज हमें देखने को मिली है स्तूपा में। अब स्तूपा में क्यों आ गई ये इमेज? ये तो बुद्धिस्ट आइडिया था ही नहीं। क्या हो रहा था, हमारे बुद्धिज़्म में अलग अलग ट्रेडिशन से लोग आ रहे थे, तो वो अपने अपने ट्रेडिशंस के आइडिया भी यहाँ के आर्ट में इनकलकेट कर रहे थे। तो कई नॉन बुद्धिस्ट आइडियाज़, कई प्री बुद्धिस्ट आइडियाज़ भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो ये हमें देखने को मिलता है हमारे सांची के स्तूपास में भी कि अलग अलग जो ट्रेडिशंस थे हमारे इंडिया के इस टाइम के, वो यहाँ पे रिप्रेजेंटेड हैं इन स्ट्रक्चर्स में। इसके अलावा भी हमें कुछ इमेजेस देखने को मिली है। हमें बहुत सारे एनिमल की इमेजेस देखने को मिली है, एलिफेंट, हॉर्सेस, मंकी, कैटल। जटाकास की स्टोरीज में ये एनिमल्स थे
तो हमें सांची के स्ट्रक्चर्स में भी ये एनिमल्स देखने को मिल जाता है कि इनको कार्व किया गया था। इसके अलावा एक और चीज़ ये हो सकती है कि अटेंशन ड्रॉ करने के लिए, थोड़ा ब्यूटीफाई करने के लिए स्ट्रक्चर को ये एनिमल्स वगैरह और ये सीन्स वगैरह बनाए जा रहे थे। इसके अलावा एक और चीज़ ये हो सकती है कि ये सिंबलाइज कर रहे थे ह्यूमन एट्रीब्यूट्स को। फॉर एग्जांपल अगर हमें पावर या फिर विजडम को दिखाना है तो उसके लिए हम एलिफेंट्स के फिगर बना रहे थे। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें होती हैं जिनको हमें लिंक करना पड़ता है इन इमेजेस के मीनिंग को समझने के लिए। एक और चीज़ हमें एक मोटिव देखने को मिला है, एक विमेन है जिनको एलिफेंट्स और लोटसेस ने सराउंड करके रखा है। इसका इमेज आप यहाँ ऊपर देख सकते हैं। तो अब इससे हमें फिर से वही क्वेश्चन आता है कि भाई इसका मीनिंग हमें कहाँ मिलेगा। तो इसका मीनिंग हमें अलग अलग देखने को मिलते हैं। कुछ हिस्टोरियंस बोलते हैं कि एक अभिषेक या फिर कॉन्सेक्रेशन परफॉर्म किया जा रहा है, क्योंकि क्लियरली समझ में आ रहा है कि उनके ऊपर वाटर स्प्रिंकल किया जा रहा है। कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कि नहीं, ये है हमारी माया। मैंने आपको पहले बताया था कि गौतम बुद्ध की फॉस्टर मदर थी, क्योंकि उनकी रियल मदर की डेथ हो गई थी। उनकी रियल मदर का नाम था माया। तो कुछ हिस्टोरियंस बोलते हैं ये गज लक्ष्मी है, क्योंकि गज लक्ष्मी के हमें टेक्सचुअल एविडेंसेस देखने को मिलते हैं कि इनको एलिफेंट से एसोसिएट किया जाता है। कुछ का मानना है कि नहीं, ये माया है। ये भी हो सकता है कि जो लोग इनको देखा करते हो वो उनको एज बोथ माया एंड एज गज लक्ष्मी देखा करते हो सकता है कुछ बोलते हो कि माया है, कुछ बोलते हो गज लक्ष्मी है। इसका क्लियर एविडेंसेस हमें नहीं मिल पाते, क्योंकि हमें एट द एंड रिलेट ही करना पड़ता है, एक्चुअल क्लियर आंसर हमें देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा हमें सरपेंट इमेजेस भी काफ़ी देखने को मिली है, बहुत सारे पिलर्स में सांची के। ये आप इस इमेज में देख सकते हैं, स्नेक की फिगर सांची में हमें ये मिला है। तो अब इसका क्या मीनिंग होता था एग्जैक्टली हमें नहीं पता। रीज़न ये क्योंकि बोला जाता है कि मे बी जो बाकी ट्रेडिशंस थे उनके टेक्स्ट नहीं लिखे जाते थे, तो इसकी क्या एक्चुअल सिंबॉलिक वैल्यू है हमें इस टेक्स्ट में नहीं मिली है, क्योंकि मे बी इनको रिकॉर्ड नहीं किया गया होगा। एक इंटरेस्टिंग सीन है यहाँ पे, मॉडर्न आर्ट हिस्टोरियन जेम्स फर्ग्यूसन यहाँ पे आए। इन्होंने यहाँ का आर्ट देखा, इनको बहुत सारे ट्रीज मिले, बहुत सारे सर्पेंट इमेजेस मिले, तो इनको लगा कि ये ट्री और सर्पेंट वर्शिप का एक सेंटर है। इनको मीनिंग ही समझ में नहीं आया। इनका मीनिंग हमें कहाँ से मिलता है? टेक्स्ट से। इनके साथ प्रॉब्लम ये थी कि टेक्स्ट ये पढ़ नहीं पाते थे जिस लैंग्वेज में लिखा था, और इस टाइम तक ट्रांसलेशन का काम ज़्यादा हुआ नहीं था। तो इनको लगा कि भाई ट्री का मीनिंग है कि ट्री वर्शिप की जाती होगी। तो ये हो गया हमारा पूरा आर्ट। अब हम बढ़ेंगे कैसे जो बुद्धिस्ट आइडियाज हैं वो टाइम के साथ चेंज हुए। 6th सेंचुरी BC से लेके 1st सेंचुरी CE के बीच में काफ़ी सारे चेंजेस आ चुके थे। पहले बुद्धिस्ट टीचिंग्स में बोला जाता था कि इंडिविजुअल एजेंसी, सेल्फ एफर्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है निब्बन अटेन करने के लिए। बुद्ध खुद एक नॉर्मल ह्यूमन थे, नॉर्मल एक सिद्धार्थ थे जिन्होंने मेडिटेशन किया, सेल्फ एफर्ट किया, उसके बाद इनलाइटमेंट अटेन करी, फिर निब्बन अटेन किया। तो यहाँ पे सब कुछ खुद के एफर्ट्स के ऊपर बताया जाता था कि खुद से मेहनत करिए, खुद से आप सही पाथ को चूज करिए। लेकिन अब सेवियर का कॉन्सेप्ट आ गया कि एक सेवियर है जो कि आपको हेल्प करेगा निब्बन अटेन करने में। फिर धीरे से बोधिसत्तास का कॉन्सेप्ट आ गया। बोधिसत्तास वो लोग हैं जो काफ़ी ज़्यादा कंपैशनेट है, काफ़ी ज़्यादा काइंड है। इन लोगों ने पूरी लाइफ अच्छे कर्म किए, इन्होंने मेरिट अक्यूमुलेट कर लिया, अच्छे डीड्स अक्यूमुलेट कर लिए, और उसके बाद ये चाहें तो खुद निब्बन अटेन कर सकते हैं। लेकिन ये इस साइकिल से खुद फ्री नहीं हो रहे, बाकियों को हेल्प कर रहे हैं इस साइकिल से फ्री होने के लिए। तो अब ये नए कॉन्सेप्ट आ चुके थे जहाँ पे सेवियर का एक कॉन्सेप्ट था। इस टाइम तक बुद्धा और बोधिसत्तास की जो इमेजेस हैं उनको भी वर्शिप किया जाने लगा इस नए ट्रेडिशन में। तो अब ये नया पुराना ट्रेडिशन देखने को मिलता है, इनके लिए एक टर्म भी है। जो नए ट्रेडिशन वाले लोग थे वो खुद को बुलाते थे महायाना, लिटरली द ग्रेट व्हीकल। और ये जो महायाना वाले लोग हैं वो पुराने ट्रेडिशन को फॉलो करने वालों को बुलाते थे हिनायना और द लेसर व्हीकल। लेकिन जो पुराने ट्रेडिशन को फॉलो करने वाले लोग थे वो खुद को हिनायना नहीं बुलाते थे, वो खुद को बुलाते थे थेरावादिन्स। हमने बात करी थी, आपको एक टर्म याद होगा कि जो फीमेल बुकनूज थी वो कई बार थेरीज भी बन जाती थी। थेराज और थेरीज ये लोग खुद को थेरावादिन्स बुलाया करते थे। जो टीचर्स थे, इंपॉर्टेंट रिस्पेक्टेड जो लोग थे, वो थेरीज बन जाते थे, निब्बना भी अटेन कर लेते थे। तो ये टर्म्स भी आप याद रखिएगा। ये जो सेवियर का कॉन्सेप्ट है ये बुद्धिज्म का यूनिक कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि एक बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, हमें कई बार हिंदुइज्म में भी देखने को मिलता है। अब हम थोड़ी हिंदुइज्म के जो अलग अलग ट्रेडिशंस डेवलप होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल वैष्णविज्म, जहाँ पे चीफ डाइटी विष्णु जी थे, और शैविज्म जहाँ के चीफ डाइटी शिव जी थे। इनमें हमें देखने को मिलता है कि इनकी वर्शिप काफ़ी ज़्यादा सोसाइटी में बढ़ रही थी। डिवोटी और गॉड के बीच में जो कनेक्शन माना जाता है उसको एक भक्ति का, डिवोशन का और लव का कनेक्शन माना जाता था। तो इनकी हम थोड़ी सी बात करेंगे कि कैसे हमें इनमें भी देखने को मिलता है। जो स्कल्पचर्स होते थे वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बन रहे थे, टेक्सचुअल एविडेंसेस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते थे। वैष्णविज्म की अगर हम बात करें
तो इसमें हमें अलग अलग कल्ट्स देखने को मिलते हैं। हमने बात करी थी बुद्धिज्म की कि 64 सेक्ट्स हैं, वैसे ही यहाँ पे कल्ट्स हैं 64। आप अलग अलग कल्ट्स बोल सकते हो, इनको सेक्ट्स बोल सकते हो, कि विष्णु जी के 10 अवतार बताए जाते थे और इनको अलग अलग जगहों पे वर्शिप किया जाता था। हर रिलीजियस ग्रुप किसी एक अवतार की या फिर किसी एक बिलीव्स के साथ इनकी वर्शिप कर रहा होता था। बोला जाता है कि जब भी सोसाइटी में, हमारे अर्थ में इविल फोर्सेस डोमिनेट करने लगते थे, तब इन्होंने अपने एक अलग अवतार के साथ बर्थ लिया इनको बैलेंस करने के लिए। ऐसे अलग अलग अवतार की अलग अलग रीजन्स में वर्शिप्स चालू हुई। इससे होता क्या है, जब आप अलग अलग अवतार्स की वर्शिप कर रहे हो लेकिन एट द एंड एक ही गॉड से उनको मान रहे हो कि इन्हीं के अवतार हैं, तो इससे एक यूनिफाइड रिलीजियस ट्रेडिशन बन जाता है कि सारे लोग अलग अलग वर्शिप कर रहे हैं, अलग अलग कल्ट हैं, अलग अलग रिलीजियस ग्रुप हैं, लेकिन एट द एंड सभी विष्णु जी की ही वर्शिप कर रहे हैं। हमें शिव जी के केस में भी देखने को मिलता है कि इनका रिप्रेजेंटेशन है अलग अलग तरीके से किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक हो गया शिवलिंग, आपने देखा होगा। इसके अलावा इनको कई जगहों पर ह्यूमन फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन ये सारी चीज़ों को अगर आपको समझना है तो टेक्सचुअल एविडेंसेस को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हमें स्कल्पचर्स में देखने को मिलता है कि इनके अलग अलग एट्रीब्यूट्स दिखाए गए हैं, अलग अलग अवतार्स को रिप्रेजेंट किया गया है कुछ फीचर्स को ऐड करके। फॉर एग्जाम्पल, हेड ड्रेसेस हो गए, ऑर्नामेंट्स हो गए, आयुधास यानी कि क्या वो वेपन पकड़े या फिर क्या वो ऑब्जेक्ट पकड़े हुए हैं हाथ में। ये सारी चीज़ें अलग अलग मीनिंग को शोकेस करती थी, किस तरीके से वो बैठे हुए हैं। अगर इनको हमें समझना है तो उसके लिए हमारे जो हिस्टोरियंस हैं उनको टेक्सचुअल एविडेंसेस भी पढ़ने पड़ेंगे, इनके पीछे की क्या स्टोरी है वो समझना पड़ेगा। हिंदुइज्म की जो स्टोरीज है हमें पुराण्स में देखने को मिलती है, जिनको ब्राह्मण्स ने कंपोज किया था। अब ये जो पुराण है इसमें भी हमें काफ़ी सारी स्टोरीज देखने को मिलती है, काफ़ी सारे गॉड्स और गॉडेसेस के बारे में हमें इसके थ्रू पता चलता है। इसकी जो संस्कृत है वो कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा ईजी है, तो इससे हमें समझ में आता है कि मे बी एक वाइडर ऑडियंस के लिए था। हो सकता है जो विमेन है, शूद्र हैं, उनको भी पढ़ के सुनाया जाता हो। जो पुराण है वो किसी एक ब्राह्मण ने किसी एक जगह पर नहीं कंपाइल किया है, ये काफ़ी एक लंबे स्पेन ऑफ टाइम में कंपाइल हुआ है और ये इवॉल्व हुआ है लोगों के इंटरेक्शन के थ्रू। अलग अलग आइडियाज़ इसमें हमें इनकॉर्पोरेटेड देखने को मिलते हैं। ये तो होता ही था कि एक रीजन का आइडिया दूसरी जगह पे पहुंचता था, तीसरी जगह पे पहुंचता था, और इतना बड़ा टेक्स्ट जो बनाया गया है तो उसमें भी हमें इसके एविडेंसेस देखने को मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे आता है, वासुदेव कृष्ण मथुरा रीजन में पॉपुलर थे, इनकी इंपॉर्टेंस मथुरा रीजन में ज़्यादा थी, यहाँ पे इनको वर्शिप किया जाता था। लेकिन इसके अलावा जो बाकी रीजन्स थे वहाँ पे भी इनकी वर्शिपिंग चालू हो गई धीरे धीरे टाइम के साथ। तो ये हमें पुराण में भी देखने को मिलता है। ये पूरा लोगों के इंटरेक्शन के थ्रू इमर्ज हुआ है, इसमें हमें ये इंटरेक्शन देखने को मिलता है। और अगर आपको गॉड्स, गॉडेसेस, इनकारनेशन उनके समझना है तो इन टेक्सचुअल एविडेंसेस को पढ़ना, इन गॉड गॉडेसेस से रिलेटेड स्टोरीज पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब एक तरफ बुद्धिज़्म के स्तूपास वगैरह बनाए जा रहे थे, दूसरी तरफ टेम्पल्स वगैरह बन रहे थे हमारे हिंदुइज्म के गॉड्स और गॉडेसेस की। इमेजेस लेते थे, स्क्वायर एक रूम होता था छोटा सा, उसमें इमेजेस वगैरह लगा दिया करते थे, एक गेट इसमें होता था, यहाँ से वर्शिपर्स आते थे, इन इमेजेस की वर्शिप किया करते थे। लेकिन स्तूपास की तरह ही जो बाद में इनमें एडिशन होने लगे, इनको काफ़ी ज़्यादा एलेबोरेट बनाया जाने लगा। देखने को मिलता है कि सेंट्रल श्राइन में टॉल स्ट्रक्चर्स ऐड किए जाते थे जिनको बोला जाता था शिखर। इसके अलावा और भी चीज़ें होने लगी, इमेजेस से स्कल्पचर्स में आ गए, स्कल्पचर्स बनाए जाने लगे इन टेम्पल्स के अंदर। फिर इन्हीं टेम्पल्स में असेंबली हॉल्स, बड़े बड़े वॉल्स, गेटवेज, वाटर सप्लाईज के लिए अरेंजमेंट, ये सारी चीज़ें भी करी जाने लगी। एक काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी यूनिक और एक फैसिनेटिंग फीचर हमें देखने को मिलता है टेम्पल्स का। कई स्ट्रक्चर्स ऐसे भी थे जहाँ पे ब्रेक्स और स्टोन्स लेके नहीं आए, एक बड़ा सा रॉक फाइंड किया और उसी को हॉलो कर करके, उसी को कार्व कर करके बिल्डिंग बना दी। इसके एग्जाम्पल हमें देखने को मिल जाते हैं। काफ़ी पुराना ये जो केव बनाने का ये जो ट्रेडिशन है ये भी काफ़ी पुराना है। 3rd सेंचुरी BC का हमें काफ़ी अर्ली टेम्पल देखने को मिलता है कि अशोका ने आजीविका एक सेक्ट था, इसके जो रिनाउंसर्स थे उनके लिए बनवाया था 3rd सेंचुरी BC में। ये आप इमेज यहाँ पे देख सकते हैं। इसका स्टार्टिंग तो बहुत पहले ही हो गई थी, 3rd सेंचुरी BC के हमें केसेस देखने को मिल जाते हैं कि केव टाइप के जो टेम्पल्स बनवाए जा रहे हैं। लेकिन इसका कल्मिनेशन यानी कि इसका जो पीक पहुंचा वो पहुंचा 8th सेंचुरी में, जब बनाया गया कैलाशनाथ शिव जी का एक टेम्पल। इसको एक बहुत बड़े रॉक से बनाया गया और जब यहाँ का जो चीफ स्कल्पटर था उसने बनाने के बाद एक कॉपर प्लेट में इंस्क्रिप्शन लीव किया कि ओह
हाउ डिड आई मेक इट, उसको खुद को विश्वास नहीं हुआ कि भाई इतना प्यारा कैसे बना दिया। ये पूरा एक टेम्पल एक रॉक से कार्व कर करके बनाया गया था। तो हमारा जो आर्ट था ये काफी ज्यादा अच्छा था बहुत पहले से ही, चाहे वो हमारे बुद्धिस्ट टूपास हो चाहे वो हमारे हिंदुइज्म के टेम्पल्स हो। अब हिस्ट्री के अभी तक के हर चैप्टर की तरह ये भी चैप्टर इसी तरीके से एंड होने वाला है कि हाँ भाई एक चीज तो है कि हमें बहुत कुछ मिला है, हमें मॉन्यूमेंट्स मिले हैं, स्ट्रक्चर्स मिले हैं, स्तूपास, ये वो बहुत कुछ मिला है। लेकिन ऐसा बहुत कुछ अभी भी है जो हमें नहीं मिला है, शायद कभी मिल भी नहीं पाएगा क्योंकि वो डिस्ट्रॉय हो गया, वो टाइम को सर्वाइव भी नहीं कर पाया। बहुत कुछ ऐसा भी होगा जो हमें मिला तो है लेकिन हमने जो उसका मीनिंग फाइंड किया वो उसका एक्चुअल मीनिंग नहीं होगा। क्या हम हर चीज़ का मीनिंग फाइंड कर सकते हैं? क्या हमें हर चीज़ मिल सकती है? ऑफ कोर्स नॉट। हो सकता है 2000 साल पहले जो लोग थे जो इन टेम्पल्स को, इन इमेजेस को देखा करते होंगे, उनका एक अलग पर्सपेक्टिव होता होगा, उनके पास कुछ अलग मीनिंग्स होते होंगे, अलग बिलीव्स होते होंगे जो शायद हमें कभी पता नहीं चलेंगे। हालांकि हमारी प्रोग्रेस काफ़ी हुई है इस फील्ड में। अगर हम बात करें 19th सेंचुरी, जब यूरोपियन स्कॉलर्स ने हमारे इंडियन गॉड्स और गॉडेसेस के स्कल्पचर्स को स्टडी करना चालू किया तो इनको ये काफ़ी ज़्यादा हॉरिफाइंग और इंट्रीगिंग लगते थे। इनका कहना था भाई ये कैसे फिगर्स हैं, ग्रोटेस्क फिगर्स, अजीब अजीब फिगर्स हैं, इनको समझ में ही नहीं आते थे। किसी के 4, 5, 6 हाथ हैं, किसी का हेड अलग है, किसी का एनिमल और ह्यूमन फॉर्म को कंबाइन करके कोई स्कल्पचर बनाया गया है, तो इनको समझ में ही नहीं आता था। क्यों? क्योंकि ये ग्रीस के जो स्कल्पचर्स हैं, ग्रीस का जो आर्ट है उससे कंपेयर करने की कोशिश कर रहे थे इंडियन आर्ट को। इंडियन हिस्ट्री का कोई नॉलेज नहीं है, टेक्स्ट का कोई नॉलेज नहीं है, ग्रीस से कंपेयर कर रहे हैं और आर्ट की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए जो इंडियन आर्ट है इसको अक्सर ये लोग बहुत खराब बोलते थे। इनका कहना था जो ग्रीक आर्टिस्ट थे वो सुपीरियर थे, इंडियन आर्टिस्ट इन्फीरियर थे। इनको जो हमारे ग्रीक मॉडल पे बेस्ड हमारे बुद्धा और बोधिसत्तास के जो स्कल्पचर्स मिले, सिर्फ उसको बोलते थे कि भाई इंडिया का बेस्ट आर्ट है। हुआ क्या, नॉर्थ वेस्ट रीजन जो थे तक्षशिला और पेशावर के, यहाँ पे इंडो ग्रीक रूलर्स रूल करते थे, तो यहाँ के आर्ट फॉर्म में थोड़ा सा ग्रीक टच था। तो इसलिए ये जो ग्रीक टच वाले स्कल्पचर्स थे इनको ये लोग जो यूरोपियंस थे बोलते थे कि भाई ये बेस्ट आर्ट फॉर्म है इंडिया का। लेकिन ऐसा सच तो नहीं है ना। सच तो यही है कि बहुत सारे अलग अलग आर्ट फॉर्म है, बहुत वैरायटी है, बहुत डाइवर्सिटी है और बहुत शानदार हमारे इंडिया का आर्ट हिस्ट्री है। इसके लिए हमारे इंडियन स्कॉलर्स को और जो यूरोपियन स्कॉलर्स भी है उनको भी हमारे इंडिया की हिस्ट्री समझनी पड़ती है, अलग अलग टेक्स्ट को समझना पड़ता है। अगर आप सिर्फ ग्रीक आर्ट से कंपेयर करने की कोशिश करते रहोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ये लोग क्या कर रहे थे, फेमिलियर टू अनफेमिलियर जा रहे थे, ग्रीक आर्ट टू इंडियन आर्ट कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसे नहीं होता है। हालांकि जब हमने थोड़ा इम्प्रूव किया अपने मेथड्स पे, जब हमारे हिस्टोरियंस ने इन टेक्स्ट को पढ़ना चालू किया इन आर्ट को समझने के लिए, तब भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स उनके सामने आ रहे थे। कई बार ऐसा होता है कि इमेजेस और टेक्स्ट जो होते हैं वो मैच नहीं करते। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल हमें देखने को मिलता है। महाबलीपुरम का एक ह्यूज रॉक है जिसपे स्कल्पचर बनाया हुआ है, नीचे हमें उसकी इमेज देखने को मिलती है। अब इस स्कल्पचर्स को जब हमारे हिस्टोरियंस ने देखा तो इसका क्या मीनिंग है, इस पे लोग काफ़ी ज़्यादा डिवाइडेड थे। कुछ हिस्टोरियंस का कहना है भाई ये बीच में नदी है, ये हेवन है, हेवन से नदी नीचे गिर रही, इसको डिपिक्ट किया गया है, मतलब हेवन नहीं है, ये डिपिक्शन करने की कोशिश की गई है। ये कहना था कि भाई गंगा हेवन से आ रही है, कहीं आपके पुराण में लिखा हुआ है, एपिक्स में लिखा हुआ है, तो ये डेफिनेटली गंगा है जो हेवन से आ रही है। कुछ का कहना है नहीं, ये हमारे अर्जुन का सीन है कि अर्जुन यहाँ पे बैठे हुए हैं, तपस्या कर रहे हैं, गंगा के नीचे पेनेंस कर रहे हैं ताकि उनको वेपन्स मिल जाए, इस सीन को ये दिखा रहे हैं। तो हमारे हिस्टोरियंस क्या कर रहे हैं, पुराण को और अलग अलग एपिक्स को स्टडी कर रहे हैं और उनसे जो लगता है कि भाई हाँ ये थोड़ा सिमिलर सीन है, उससे उसको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये हर बार कनेक्शन बैठ जाए, हर बार इतनी अश्योरिटी से बैठे कि भाई हाँ यही डिपिक्ट किया गया है, ये ज़रूरी तो नहीं है ना। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल ये वाला इमेज था। बहुत सारी स्टोरीज को लिंक करने की कोशिश की गई लेकिन 100% एविडेंस इसका हमें नहीं देखने को मिलता है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिनको रिकॉर्ड नहीं किया जाता होगा, बहुत सारी ऐसी चीज़, बहुत सारे ऐसे ट्रेडिशंस थे, ऐसे कल्चर्स थे, डेली लाइफ की प्रैक्टिसेस थी जिनको टेक्स्ट में नहीं लिखा जाता था, जो कि हमें देखने को नहीं मिलती है। तो हाँ, वैसे तो हमने बहुत कुछ पढ़ा इस चैप्टर में, बहुत सारी प्रैक्टिसेस, बहुत सारे बिलीव्स, थिंकिंग्स, इमेजेस, स्ट्रक्चर्स, फिगर्स, लेकिन ये एक आइसबर्ग का एक छोटा सा टिप है। ये बहुत बड़ी हिस्ट्री है हमारे इंडिया की, जिसका एक छोटा सा शेयर हम पढ़ रहे हैं। तो ये आपको हमेशा हिस्ट्री के चैप्टर पढ़ते समय दिमाग में रखना चाहिए। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में बहुत इंपॉर्टेंट लिंक्स मिलेंगे, उनको चेकआउट करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी प्लीज़ कर दीजिएगा। बाय बाय, साइनिंग ऑफ, देव टेंगुलिया।